नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर इस वक्त की कोरबा से। कटघोरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करोड़ों के गांजे की खेप को बरामद किया है। कंटेनर वाहन से उड़ीसा से यूपी जा रहा था और मुखबिर की सूचना पर कटघोरा पुलिस ने घेराबंदी की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। घेराबंदी कर रापा खर्रा पुल के पास में पकड़ा गया कंटेनर और कंटेनर वाहन चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। लगभग 500 किलो गांजा बरामद हुआ है। कटघोरा पुलिस वाहन चालक से लगातार पूछताछ कर रही है। कटघोरा थाना क्षेत्र के पिपर्रा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की कोरबा से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कंटेनर वाहन चालक को अब गिरफ्तार भी किया गया है। लगभग 500 किलो गांजा बरामद हुआ है। कटघोरा पुलिस वाहन चालक से लगातार पूछताछ कर रही है और ये पूरा मामला कोरबा से सामने आया, जहां पर कटघोरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। लगभग 500 किलो गांजा बरामद किया है। कटघोरा पुलिस वाहन चालक से लगातार पूछताछ कर रही है और भी कई मामले का खुलासा हो सकता है। ये पूरा मामला कोरबा से सामने आया है। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें कोरबा से हैं, जहां पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने करोड़ों के गांजे की खेप को बरामद किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, जो कि कोरबा से हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वाहन चेकिंग के दौरान जब चेकिंग की गई तो ट्रक से भारी मात्रा में गांजे की खेप बरामद हुई है। तीस मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोहभट्टा जिला बिलासपुर का दौरा प्रस्तावित है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण ने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें प्रधानमंत्री के प्रवास प्रोटोकॉल ब्लू बुक के अनुरूप दायित्व सौंपकर 27 तारीख तक कार्य पूर्णता प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। आपको बता दें कि बिलासपुर से पूरा मामला है। 30 मार्च को पीएम का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान अलर्ट मोड पर सभी अधिकारी और प्रशासन नजर आ रहा। दरअसल अधिकारियों को कई तरह की जिम्मेदारी सुरक्षा को लेकर सौंपी गई है और इस दौरान प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में काम कर रहा है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और अधिकारियों को तमाम तरह की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। और 30 मार्च को दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है और जिसको लेकर बैठकों का दौर जारी है और साथ ही यहां पर सुरक्षा ऑडिट भी किया जा रहा, ताकि किसी तरह की कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस दौरान सभी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में चल रही परीक्षा को लेकर हर खबर की टीम ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या देवी साय से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने परीक्षार्थियों से खास टिप्स भी दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। परीक्षा के समय में तनाव से छुटकारा, परीक्षा का प्रेशर अब होगा खत्म। कौशल्या देवी साय के लाजवाब टिप्स, परीक्षा की चिंता से निपटने के सुझाव, परीक्षा का स्ट्रेस अब होगा छूमंतर, दिमाग को तनाव मुक्त करने की आसान उपाय। छत्तीसगढ़ में परीक्षा चल रही है और ऐसे समय में कई बच्चे घबरा जाते हैं। परीक्षा की तैयारियों के दौरान तनाव का भी कई बच्चों को सामना करना पड़ता है। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या देवी साय ने बच्चों को जरूरी टिप्स दिए हैं, जो परीक्षा के समय में विद्यार्थियों के लिए लाभकारी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि यदि नींद आती है तो पानी ज्यादा पिए, हर 15 मिनट में पानी पिए, जिससे नींद नहीं आएगी और पढ़ाई में मन लगेगा और दिमाग में भी तनाव मुक्त रहेगा। बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। इतना ही नहीं, इस खास बातचीत में कौशल्या देवी साय ने कई सुझाव दिए हैं। आप भी सुनिए। सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री राम। और बच्चों के लिए है तो जो बच्चे आप मुझे सुन रहे हो और बोर्ड एग्जाम है तो बिल्कुल परेशान नहीं होते, मस्ती में रहना चाहिए। इससे क्या रहता है, आपका माइंड पूरा फ्रेश, और अगर आप वजन लेते हो तो माइंड आपका डिस्टर्ब होता है। तो जो आप पढ़ रहे हैं या आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके ध्यान में नहीं होता है। तो इसीलिए बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं आना है।
पानी अच्छा सा रखिए अपने पास, बोतल में भर के रखिए, 3 बोतल रखिए, 4 बोतल रखिए। उसको सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक खत्म करना है। और बिल्कुल बीच बीच में पीना है, ये नहीं कि प्यास नहीं लग रहा है तो नहीं पिए, बिल्कुल पीते रहना है। और यदि झपकी आती है तो जैसे मैं हर स्कूल में बोलती हूँ बच्चों के लिए कि वो आलस का नींद होता है जो दिन में आता है और पढ़ते समय आता है विशेषकर, तो ये आपका आलस का रहता है। तो उसमें आप बिल्कुल 15 मिनट के लिए बैठ जाएं, या सोफे में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, या लेटना चाहे तो बिल्कुल जहां बैठे हैं वहीं पे लेट जाएं। 15 मिनट में आपका वो आलस वाला नींद दूर भाग जाता है। फिर उठें, पानी का छींटा मारे, पानी पिए और उसके बाद फिर से अध्ययन के लिए बैठ जाए। फिर देखिएगा आपका माइंड बिल्कुल कुल पूरा चीज को लेने लगेगा, और जो आप पढ़ेंगे, जो आप स्कूल के अंदर पढ़ चुके हैं, वो सब आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल आपके माइंड में वो पूरा चीज सेट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। और माता पिता भी आप जितना हो सके बच्चों के साथ हंसिए, बोलिए। बच्चों के ऊपर कोई दबाव माता पिता का भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बच्चा बहुत होशियार है, उससे कम नंबर तुम्हारा नहीं आना चाहिए। तो ये भी ना बोले, आपका बच्चा अपने तरीके से एनर्जी है, ऊर्जावान है और बहुत ज्ञानवान है। तो हर बच्चे का बुद्धि और विकास अलग अलग होता है, चाहे क्लास में क्यों ना पढ़ रहे हो। तो इसीलिए माता पिता पूरा आशीर्वाद रखें और अपने होनहार बेटे पर विश्वास रखें कि उनका बेटा बहुत अच्छा करके ला रहा है, उनकी बेटी बहुत अच्छा करके ला रही है। और अगर इस तरीके से माता पिता का सपोर्ट रहा तो मुझे लगता है कि बच्चे आप बहुत अच्छा करके आगे निकलेंगे। और जिस तरीके से आज केंद्र सरकार तो कर ही रहे हैं, पर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी पढ़ाई के मामले में बहुत चीजें बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अनेक तरीके से हम लोग आगे ला रहे हैं। और पढ़ाई आपके हाथों में ये नहीं है कि नौकरी के लिए ही पढ़ना है, आपके बुद्धि विकास के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। आज हम वैज्ञानिक पद्धति से खेती भी कर रहे हैं, इसके लिए भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। अनेक गैजेट्स हमारे हाथ में, उसके लिए भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप ठगे न जाओ, इसके लिए भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और मस्ती में पढ़िए। जैसे हम हमेशा मस्ती में रहते हैं, इसलिए बड़े बड़े कामों को हम सफलता से कर लेते हैं। और जब मीडिया भी हमारे सामने आते हैं, बहुत सारा सवाल करते हैं, हम कोई तैयारी नहीं करते। उनका सवाल जैसे होता है वो सवाल का जवाब हम फटाफट दे लेते हैं, क्योंकि हम अपने ईश्वर को बहुत मानते हैं। तो हमारे बच्चे आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी संप्रदाय से हो, अपने इष्ट को जरूर ध्यान करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, गुरु का सम्मान करना और इस तरीके से करके पढ़ाई करने बैठना, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आपका भविष्य उज्जवल हो। आज शायद सरकार आपके साथ में है, हम भी आपके साथ में है। जब भी आपका मन डिस्टर्ब हो हमको याद करिएगा और कोशिश करेंगे कि हम आपके बीच में रूबरू हों और आपसे प्रत्यक्ष बात कर पाए। तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए, आपका रिजल्ट जब तक आएगा शायद तब तक मैं आपके बीच में आ चुकी होंगी। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेर सारा बधाई और शुभकामना। तो सुना आपने, कौशल्या देवी साई ने इस खास बातचीत में बेहद ही सरल तरीके से कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए जो परीक्षार्थियों के लिए बेहद जरूरी साबित होंगे। इन टिप्स को अपनाने से दिमाग तनाव मुक्त रहेगा और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद पंचायत कुनकुरी के नवनिर्वाचित पार्षदों को भूपेश बघेल शपथ दिलाने के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर हर खबर से खास बातचीत की। हर खबर के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने अपने आप को बेदाग बताया और साथ ही सीडी कांड को लेकर कहा कि 7 साल तक सीडी कांड कहकर आरोप लगाते रहे, लेकिन चार्जशीट दाखिल करने का समय आया तो कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया है। वहीं साक्षात्कार के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर तंज कसते हुए कहा कि वे अपने विवेक का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें जो लिख पढ़कर दिया जाता है वही उपयोग करते हैं और बोलते भी हैं। साथ ही ऐसे कई मामले हैं जिन्हें सीबीआई को जांच करवाना चाहिए, उन्हें जांच करने के लिए क्यों नहीं दिया जाता। मान मुख्यमंत्री का ये कहना है कि कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने पर तैयार, सबकी लिस्ट है। वो शायद अपने बारे में बोल रहे हैं और जिस प्रकार के भ्रष्टाचार उसके शासनकाल में हुआ है, इसी जिले में भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार हुआ है, विधानसभा में खुद स्वीकार करके यूडब्ल्यूसी जांच करवा रहे हैं। उसे सीबीआई क्यों नहीं सौंप रहे हैं? किसको छुपाना चाह रहे हैं, किसको बचाना चाह रहे हैं? नंबर 1, एनआरएचएम में गड़बड़ी हुई, वो सीबीआई क्यों नहीं सौंप रहे हैं? यूडब्ल्यूसी क्यों करा रहे हैं? और जहां तक मेरी बात है, सीडी कांड में खूब हल्ला किए, 7 साल खूब चिल्लाए, प्रधानमंत्री तक बोले, और जब चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो कोर्ट ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, मुझे छोड़ ही दिया। चार्ज लगाने के लायक जो धारा लगाया इसमें कोई बनता ही नहीं,
अपराध नहीं बनता, लेकिन 7 साल मुझे बदनाम करते रहे लोग। तो सच की जीत हुई है ना। इसीलिए मैंने लिखा सत्यमेव जयते। विष्णु देव साय अपने मन से कुछ नहीं बोलते, जो दूसरे लिख के दे देते हैं उसी पर्ची पढ़ते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे बाहर हो। अपने विवेक का उपयोग नहीं करते। 125 साल पुरानी कांग्रेस है, क्या समावेशी विचारधारा को बदलने की आवश्यकता नहीं? बिल्कुल नहीं। जिन विचारों को लेकर कांग्रेस बनी है, उसी के तहत देश आजाद हुआ, उन्हीं विचारों को लेकर जनता के बीच में गए और देश आजाद हुआ। और वो उस समय ये भाजपा वाले, उस समय तो जनसंघ था, उसमें जनसंघ भी नहीं बना था, आरएसएस था, तब उसने आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं, जो आज सत्ता में है। तो ये विचार थोड़े दिन के लिए हैं, बहुत ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। जो हमारे देश में जो हजारों साल से जो समावेशी विचार रहे हैं, चाहे महावीर के हों, बुद्ध के हों, चाहे वो कबीर के हों, गुरु नानक देव के हों, सारे जो संत महात्माओं ने जो बात कही है, सबको साथ में लेकर चलो। जो प्रेम है, भाईचारा है, हमारे आदिवासियों के बीच में कितने संत हुए हैं, वो सब लोगों ने जोड़ने की बात कही है, तोड़ने की बात कही, नफरत की राजनीति नहीं है। तो नफरत की राजनीति ज्यादा दिन चलेगा नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपेक्षाकृत अन्य राज्यों से बहुत मजबूत है जी। फिर भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव कैसे सेट कर रही कि देश ने कांग्रेस को निकाल दिया? देखिए, अभी पंचायती राज चुनाव हुआ, नगरीय निकाय चुनाव हुआ, उसमें धन बल, बाहुबल और प्रशासनिक दबाव, अभी जो जनपद जिला पंचायत लड़े, उसमें उसको कितना वोट मिला इसकी पर्ची दिए, सामने वाला कितना कितना वोट पड़ा, एक पोलिंग बूथ में उसको दिए नहीं। यहाँ फेयर कहाँ चुनाव हुआ है? फेयर नहीं हुआ है, अनफेयर हुआ है। रीपा गौठान के रूप में अपने रोजगार का एक वैकल्पिक मार्ग से ई लाइब्रेरी बना करके और शिक्षा जो फ्री करने का आपका योजना है, क्यों जनता समझ नहीं पाई, कहाँ पर चूक हुई कांग्रेस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुमराह की और इसके कारण से वो उनसे चूक हुई और अब पछता रहे हैं। आज गौठान में काम नहीं मिल रहा, रोजगार छीन गया। रीपा नौजवानों के लिए बनाए थे, वो बंद पड़ा हुआ है। अभी महुआ का सीजन है, महुआ खरीदी की व्यवस्था नहीं है। हम लोग 31 रुपये में खरीदते थे, सरकार खरीद नहीं रही है। महुआ से लड्डू भी बनाते थे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हम लोग बनाते थे, उससे एनर्जी बार भी बनाते थे, तो लोगों को रोजगार मिलता था। अब वो सब बंद है। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधन अपार है और आपने ध्यान भी दिया है। इंटायर छत्तीसगढ़ के ऊपर आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर हानिकारक उद्योगों की संभावना ज्यादा है या? देखिए, हम रोजगार देना चाहते थे, लेकिन पर्यावरण को बचा के। रीपा क्या है, गौठान क्या है, जिसमें प्रदूषण न हो लेकिन लोगों को रोजगार मिले। और ये लोग क्या ला रहे हैं? 20,000 मेगावाट का पावर प्लांट ला रहे हैं। इससे क्या होगा? पूरा जंगल उजड़ेगा, तब तो कोयला मिलेगा। बिना जंगल उजड़ कैसे मिलेगा? और कोयला को जला के यदि वाष्प बनाना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, टरबाइन घुमाने के लिए तो उसको स्टीम बनाना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ के जल, जंगल, जमीन सब खत्म हो जाएगा। 20,000 मेगावाट। अब तो बिलासपुर शहर रहने के लायक नहीं रहेगा। अब 6,000 मेगावाट पावर प्लांट के विमुद्रीकरण करने भी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पहले 4,000 था, अब 6,000 और, तो वहां का टेम्परेचर तो इसी बढ़ गया, अब और बढ़ जाएगा। तो सीधा आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रश्नकाल जारी है। 300 एकदम नया 375 एम्बुलेंस का माननीय अध्यक्ष महोदय टेंडर कर रहे हैं। ये जो अभी 328 है वो 376 होंगे। इनको भी इनके अभी भिजवा दीजिए। हाँ, 57 एक माननीय मंत्री महोदय जी, जनमन से 76 हाट बाजार के खरीद रहे हैं। 30 रूरल एमएमयू चला रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस दौड़ेगा, आप क्या भी भेजेंगे? सुश्री लता उसेंडी जी क्रमांक 7। माननीय अध्यक्ष महोदय, योगेंद्र पटेल भृत्य की मृत्यु कहां पे हुई, कब हुआ
पंचनामा किसके समक्ष किया गया और पोस्टमार्टम कहाँ किया गया, माननीय मंत्री जी बताने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, योगेंद्र पटेल मृत्यु के संदर्भ में माननीय सदस्य महोदया जो पूछ रही हैं, उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 2024 को हुई। इनकी मृत्यु कांकेर जिला के एक मिनट ना, अरौद गांव में हुई। इनका पोस्टमार्टम नारायणपुर में 6 अक्टूबर को हुआ और अंतिम संस्कार भी 6 अक्टूबर 2024 को नारायणपुर में हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मृत योगेंद्र पटेल चरौद ग्राम में शाम को 6 बजे की मृत्यु बताया गया है और सहायक आयुक्त महोदय के निवास पे उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु 6 बजे हुई। लोकल किसी डॉक्टर को बुलाकर जिस तरह का बयान आया था, मृत पाया गया और मृतक को सीधे धमतरी के एक प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाकर उसे महिमा गवाड़ी, जहां उसका गृह निवास है, वहां के लिए भेज दिया गया। रास्ते में बेनूर में उसके परिजन उस वाहन को उनके द्वारा रोका गया और उनके द्वारा मांग किया गया कि इसका पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि हमें इसके मौत का कारण पता नहीं है। और फोन पे जो ड्राइवर था लेकर जा रहा था, ड्राइवर ने सहायक आयुक्त से बात करवाया तो सहायक आयुक्त ने सीधे ये कहा कि उसे सीधे आप गांव ले जाएं महिमा गवाड़ी और उसे अंतिम संस्कार करें, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो मैं ये माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि अगर किसकी मृत्यु होती है तो पंचनामा कहाँ होना चाहिए, पोस्टमार्टम कहाँ होना चाहिए, ये माननीय गृह मंत्री जी बताने की। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसी की असहज मृत्यु हो जाती है तो पंचनामा वही मृत्यु के स्थान पर और पोस्टमार्टम निकटस्थ जो स्थान है जहां पोस्टमार्टम संभव है वहां होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मृत्यु हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय वो कांकेर जिले में हुई है। कांकेर जिला कोंडागांव जिला क्रॉस करके नारायणपुर जिला आता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता माननीय अध्यक्ष महोदय, शव को बिना पोस्टमार्टम के, बिना पंचनामा के धमतरी से एक प्राइवेट एम्बुलेंस मंगा के किस तथ्य को छुपाने के लिए उसे उसके गांव सीधे भेजा जा रहा था बिना परिजनों के जानकारी के। अगर इस अधिकारी के द्वारा भेजा जा रहा है तथ्य को छुपाने के लिए तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें शिकायत प्राप्त होने के उपरांत मतलब ये जो घटना हुई ये किस तरीके से उसको लेकर के सीधे कांकेर जिले से नारायणपुर जिला जहां वो उनका स्थान था वहां पर जाया गया और नारायणपुर पहुंचने के बाद इस बात को ये बात सबके ध्यान में भी आई और इनको पोस्टमार्टम कराना है क्योंकि नारायणपुर में पोस्टमार्टम हुआ इनका। परंतु इसमें मर्ग क्रमांक 80/2024 धारा 194 बीएनएस के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है। इसकी जांच की जा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें कतई ऐसा नहीं है कि किसी को बख्शा जाएगा, कुछ छुपाया जाने वाली बात है। जो बातें हैं पूरी स्पष्ट है और उस पर जांच हो रही है। जांच के अंतर्गत जो भी आएगा माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 महीने हो गए, मृतक के परिवार को सिर्फ 50,000 रुपए की राशि मिली है। एक छोटी बच्ची है 2 साल की और एक वृद्ध मां है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि क्यों उस शव को सीधे उनके गृह ग्राम ले जाने का प्रयास किया गया और माननीय अध्यक्ष महोदय उसे जब बीच में रोका गया, नारायणपुर बेनूर में रोका गया माननीय अध्यक्ष महोदय कि बिना पोस्टमार्टम के हम शव नहीं ले जाएंगे और दबाव बनाने के बाद इवन मेरे फोन करने के बाद 4 बजे पोस्टमार्टम हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। 5 तारीख की घटना है, 6 तारीख को शाम तक शव लेकर लोग गांव के लोग घूमते रहे। तो इसके पीछे क्या कारण था? निश्चित तौर पे संदेहात्मक विषय है और
जांच तो होता रहता है माननीय अध्यक्ष, जांच होता रहेगा, कई प्रकरण के जांच होते रहते। 4-4 महीना में अगर जांच नहीं हुआ, ऐसे मामलों की मां भटक रही है, गुहार लगा रही है, मां को जनदर्शन में आवेदन देना पड़ रहा है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवेदन देने के बाद जांच प्रक्रिया पे आई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि दोषी संलिप्त अधिकारी के ऊपर जिसने तथ्य को छुपाने का प्रयास किया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस तथ्य को छुपाने के आरोप में उस अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई है, क्योंकि वो कर्मचारी एक जिम्मेदार अफसर है जो जिला का अपने डिपार्टमेंट का जिला का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के ध्यान में, संज्ञान में ये बात तभी आई जब तक शव नारायणपुर पहुंच चुका था। ये बात गलत है, नारायणपुर शव को नहीं लाया जाना चाहिए था। इस पर ये कैसे हुआ, यह भी जांच का विषय है। क्यों हुआ, यह भी जांच का विषय है। क्या कोई विशेष षड्यंत्र था, क्या कोई विशेष बात थी, यह भी जांच का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां जनदर्शन में प्रस्तुत होकर जो आवेदन दिया गया, वो यही आवेदन दिया गया कि जिस अधिकारी के हाथ है उस पर भी कार्यवाही की जाए। ये एक अलग मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय। मृत्यु जो हुई है उसके संदर्भ में बिसरा के लिए और बिसरा रिपोर्ट में आने के बाद उसको एक और हिस्टोपैथोलॉजी के माध्यम से उसको और जांच करने के लिए ये प्रक्रियाधीन है। यह जांच रिपोर्ट भी आ जाएगा, बयान लिए गए हैं, परिजनों के बयान लिए गए हैं, जहां उनको मृत्यु हुई उनके बयान लिए गए हैं। इन सारी चीजों के बाद स्थिति जरूर स्पष्ट होगी माननीय अध्यक्ष महोदय, और उस पर जरूर अगर कोई विषय आता है तो कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कहा जाता है कि गलत बयान करे, गलत बयान नहीं करे, ये तो बिसरा क्वेश्चन भी इसलिए लगाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय, बार बार सूचना देने के बाद, लोगों के भटकने के बाद बिसरा रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण जब वो मेरे पास आए तब मैंने उसके बाद ये क्वेश्चन लगवाया जब प्रश्नकाल सत्र आने वाला था। तो उस जो अधिकारी ने तथ्य को छुपाने का स्पष्ट प्रयास किया माननीय अध्यक्ष महोदय। जब भी परिजन के पूरे बयान है, थाने में जो सारे बयान है उसमें स्पष्ट झलकता है। मैं चाहती हूं माननीय मंत्री जी आप यहाँ पे घोषणा करें कि उस तथ्य छुपाने वाले अधिकारी के ऊपर कौन से सिविल सेवा आचरण संहिता का अगर उल्लंघन वो कर रहा है तो क्या कार्रवाई करेंगे, आप तत्काल यहाँ पे घोषणा कार्रवाई करने की मांग हो रही है। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, बिसरा के संदर्भ में 27/11 को ही बिसरा का रिपोर्ट आ गया था, लेकिन उसी बिसरा को और कंफर्म करने के लिए जो हिस्टोपैथोलॉजी इसका परीक्षण होता है उसके लिए पुनः भेजा गया। ये बिसरा का रिपोर्ट नहीं आया है आज तक, ऐसा नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। वो एक रिपोर्ट उसका आ गया है, परंतु और कंफर्मेशन के लिए उसको भेजा गया है। पहली बात, इसकी जांच अभी प्रधान आरक्षक स्तर पर ये की जा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। फिर भी अगर माननीय सदस्य महोदया इसमें व्यथित है, मुझे समझ में आ रहा है, मैं निसंदेह आपसे ये कहता हूं कि एसपी, एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को लगा करके इसकी और पूरी जांच करवा लेते हैं। चलिए ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच का जो आदेश आती थी महोदय, मृतक की मां और उस बच्ची के भरण पोषण के लिए भी सरकार क्या कदम उठाएगी, क्योंकि वो नक्सल पीड़ित परिवार है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गांव छोड़कर नारायणपुर में आकर रह रहे थे। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए भी सरकार क्या प्रयास करेंगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मृतक की पत्नी भी शासकीय सेवक है। बच्ची के लिए सरकार के पास आवेदन आया था, परंतु मृतक की पत्नी स्वयं शासकीय सेवक है, इसलिए परिवार की स्थिति अब हम उन कानूनों से हम सब बंधे हुए हैं जिसमें परिजन के, मृतक के परिजन अगर शासकीय सेवक हैं तो और किसी को अनुकंपा नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा अपन सब मानते हैं, कानून है, नियम है, और उसी के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की बात समाप्त की गई है। 50,000 का सहयोग हुआ है, परंतु परिवार में अभी भी शासकीय सेवक है जिसके माध्यम से परिवार ठीक चल रहा है। माननीय अध्यक्ष श्री चरणदास मोहन जी। माननीय मंत्री जी, आपने पिछले प्रश्न में बड़ी धीमी गति से उत्तर देने का प्रयास किया है। शायद मेरे से डर के किया है, क्या किया मैं नहीं जानता। मैं बड़ी द्रुत गति से आपसे प्रश्न पूछूंगा ताकि समय रहते उसका जवाब आ जाए। माननीय मंत्री जी, आपने स्वीकार किया है कि 194 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति हुई है और 168 महतारी वंदन के निर्माण हेतु राशि जारी की गई है। महतारी सदन निर्माण हेतु शासन से राशि कब जारी हुई, एजेंसी कौन है, प्रक्रिया क्या है, क्या निविदा आमंत्रित किए गए या सीधे एजेंसी को दे दी गई?
माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले प्रश्न को मैंने धीरे किया, ये आरोप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का बड़ा गलत है और इनका एक प्रश्न भी गलत है माननीय अध्यक्ष। मैं अपनी सीमाओं का उल्लंघन भले ही कर रहा हूं, परंतु मैं ज्योत्सना भाभी जी को फोन लगाकर बताऊंगा कि इस तरह का काम ये करते हैं। ऐसा प्रश्न ये लगाते हैं और कहते हैं कि महिलाओं के लिए ये महतारी सदन क्यों बनाया जा रहा है। तो महिलाओं के लिए महतारी सदन का बनाया जाना ये नहीं, ये आरोप आप गलत लगा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।